सच कड़वा होता है। अगर आप में कड़वा सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो कृपया ये कार्यक्रम ना देखें। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। 48 घंटे बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नया घमासान शुरू हो सकता है और ये घमासान शुरू होगा कैसे, ये हम आपको बताते हैं। राजनीति की वजह से, राजनीति यानी राज ठाकरे की नीति की वजह से। दरअसल राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया था कि सरकार 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाए, नहीं तो वो दोगुनी आवाज से हनुमान चालीसा पढ़ने वाले हैं। अब इस बात को लेकर राज ठाकरे ने कल औरंगाबाद में एक रैली की, जिसमें राज ठाकरे ने 3 मई की तारीख को 4 मई कर दिया है। इसके पीछे की भी वजह हम बताएंगे। और ये कहा कि हमने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक के लिए अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 3 मई को ईद है और मैं इस उत्सव को खराब नहीं करना चाहता हूं। सरकार 4 मई तक हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो 4 मई के बाद हम किसी की नहीं सुनने वाले हैं, यह राज ठाकरे ने कहा है। और हम दोगुनी ताकत से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हमारा अनुरोध नहीं समझा गया तो हम अपने तरीके से निपटेंगे, यह भी राज ठाकरे का अल्टीमेटम है। एक और राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है, तो दूसरी ओर यूपी में बिना किसी शोर शराबे के 37,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटा लिए गए हैं। 54,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई है, कम कर दी गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है और सबके सामने ये है कि लाउड आवाज पर महाराष्ट्र में 48 घंटे बाद क्या नया घमासान शुरू होने वाला है? इसके अलावा क्या लाउड आवाज का योगी मॉडल ही इलाज है? आज हम देश नहीं झुकने देंगे में यही सवाल लेकर अपने दर्शकों के सामने भी हैं। और जो बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है, उन सभी का स्वागत करने के साथ साथ यही सवाल भी सबसे रहेगा। सबसे पहले अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है। आनंद दुबे शिवसेना से मेरे साथ, आपका भी स्वागत है। वर्गीश सारस्वत एमएनएस से है, आपका भी स्वागत। साधना भारती जी कांग्रेस पार्टी से है, इस वक्त आपका भी स्वागत। बीजेपी से कुछ ही देर में जो चेहरे जुड़ेंगे उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल वर्गीश सारस्वत से हम ले, लेकिन उससे पहले हम शिवसेना से बात करना चाहते हैं। आनंद दुबे, महज महाराष्ट्र की सरकार के पास अगर राज ठाकरे के अल्टीमेटम को देखें तो 48 घंटे का वक्त है। 48 घंटे में आपकी सरकार क्या करने जा रही है? रीमा प्रसाद जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, तो पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रात को 10 से लेकर सुबह 6 के बीच में कोई आवाज नहीं होगा और उसके बाद परमिशन लेकर लिमिटेड डेसिबल में बजाएंगे, इस पर बहुत सारा विवाद उठा देश में। हमारी राज्य सरकार ने भी एक सर्वदलीय नेताओं की बैठक बुलाई, जिसमें बहुत सारे नेता आए, जिन्हें आपत्ति थी वो भी आए और जिन्हें आपत्ति थी वो नहीं भी आए। तो खैर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी सरकार की पुलिस ने ऑलरेडी मंदिर और मस्जिद के जितने भोंगे लगे हैं उनको नोटिसेस देने का काम किया हुआ है। जिन्होंने ज़्यादा आवाज़ रखी थी उनको लिमिटेड डेसिबल में लाया है, जो इल्लीगल थे उन पर कार्रवाई हो रही है। तो कानून व्यवस्था पूरी तरह चुस्त और दुरुस्त है। और रही बात किसी के अल्टीमेटम की, तो हमारी सरकार एक मिनट रीमा जी, हमारी सरकार किसी को भी कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेने देगी। अगर कोई चेतावनी दे रहा है कि 4 तारीख के बाद हम दोहरी आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो आपके माध्यम से बता दूं कि उस पर जो कानून के तहत कार्रवाई होती है वो होगी। क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जहां जहां ध्वनि बजेगा वो लिमिटेड डेसिबल में ही बजेगा और जहां जहां नहीं बजेगा, जो इल्लीगल है, वहां नहीं बजेगा। और हमारी सरकार ने ऑलरेडी 98% इस पर काम भी करना शुरू कर चुकी है। अगर आपने 90% काम कर लिया है तो क्यों राज ठाकरे अल्टीमेटम दे रहे हैं? मैं बता रहा हूं, कल इस पर एक उच्च स्तरीय बहुत बड़ी मीटिंग है गृह मंत्री जी की अगुवाई में, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस पर समीक्षा बैठक करेंगे कि पूरे प्रदेश में जहां जहां इस कानून व्यवस्था से कोई डर है तो उसको ठीक किया जाए और जहां जहां इसकी साउंड का जो डेसिबल है उसको लिमिटेड में लाया गया है। को लेकर इतनी तारीफ करें तो सारस्वत जी इस वक्त एमएनएस से है मेरे साथ। अगर इन्होंने, यानी महाराष्ट्र की सरकार ने अगर इतने कदम उठाए हैं, उनका कहना है कि हमने सारे कदम उठा लिए हैं, 90% वर्क हो चुका है इस एरिया में, यानी जहां जहां से लाउडस्पीकर हटाना हो या आवाज मध्यम करनी हो, तो आपकी आपत्ति कहां पे है? रीमा जी, अगर महाराष्ट्र सरकार इस तरह का कदम उठाती है तो सबसे पहले हम उनकी पीठ थपथपाएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। अच्छे काम के लिए शाबाशी देना हमारे कर्तव्य है, वो चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार करे चाहे महाराष्ट्र की उद्धव सरकार करे, हम निश्चित तौर से उसकी प्रशंसा करेंगे। और चूंकि हमने पॉजिटिव कदम उठते हुए देखे हैं, इसलिए अभी कुछ देर पहले ही राज ठाकरे जी ने एक आदेश दिया है
कि कल अक्षय तृतीया भी है रमजान ईद के साथ साथ, तो हमारी योजना पूरे महाराष्ट्र में महाआरती करने की थी। अभी अभी राज ठाकरे जी ने आदेश दिया है कि कल जो महाआरती का प्रस्ताव था, हमने पुलिस प्रशासन से परमिशन भी ले रखी थी, लेकिन उसे अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। हमें पूरी उम्मीद है ये कि राज ठाकरे ने कल ही औरंगाबाद की जो रैली थी वहां से कह दिया था, लेकिन हम जो 48 घंटे अपने दर्शकों के सामने कह रहे हैं, दरअसल वो ईद के बाद वाले अगले तारीख को लेकर कह रहे हैं। अभी जो मैं बता रहा हूँ, मैं अभी ताजा आदेश उनका बता रहा हूँ। अभी आधा घंटे पहले ही राज साहब ठाकरे ने आदेश दिया है कि अक्षय तृतीया और ईद के दिन जो आरती होने वाली थी, महाआरती, उसको हमने स्थगित कर दिया। हम कोई वैमनस्य नहीं चाहते, हम कोई वाद विवाद नहीं चाहते, हमारा मुद्दा धार्मिक नहीं है, हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना है बिल्कुल भी। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार फैसला करे, और अगर महाराष्ट्र सरकार सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है तो हमें बेवजह का विवाद पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो चाहते हैं लाउडस्पीकर की आवाज कम हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो जाए। अगर वो पालन हो रहा है तो सबसे पहले हम तालियां बजाएंगे, हम पीठ थपथपाएंगे, हम वाहवाही करेंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके आदरणीय उद्धव ठाकरे जी का अभिनंदन करेंगे, उन्हें बधाई देंगे, पूरी सरकार का स्वागत करेंगे। अब तो हमें बहुत ज्यादा लंबा इंतजार करना होगा नहीं, क्योंकि अभी शिवसेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कल गृह मंत्री की अगुवाई में एक बैठक होनी है, उस पर भी हम सबकी निगाहें हैं, और जो 48 घंटे का राज ठाकरे का अल्टीमेटम है उस पर भी निगाहें। साधना भारती, कांग्रेस पार्टी की लीडर, इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है। साधना जी, आप भी सरकार में वहां पे हिस्सा है महाराष्ट्र में, तो आप लोग इसको किस तरीके से ले रही हैं? क्योंकि राज ठाकरे का जो राजनीति करने का तरीका रहा है, जो जितने वो अग्रेसिव रहे हैं, उसको देखकर क्या हल आपने निकाला है? क्योंकि उनका कहना 48 घंटे हमने सरकार को समय दिया है। आदरणीय रीमा जी, मैं सबसे पहले ये कहूंगी, क्योंकि शिवसेना के आदरणीय प्रवक्ता जी यहाँ बैठे हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें आपके समक्ष क्लियर कर दी, जिसके रिवर्ट में मनसे के प्रवक्ता जी ने भी बहुत सारी बातें कही। लेकिन मैं ये कहूंगी कि आज स्थिति क्या है कि आंख खोलकर देखो, घर में भीषण आग लगी है और धर्म सभ्यता खाने आज गॉडसेवादी दानवों की शुदा जगी है। हम ठीक है मानते हैं, अगर कानून के बाहर कोई काम किया जा रहा है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ना तो इसमें कांग्रेस को कोई आपत्ति है, ना शिवसेना को है, और ना ही किसी भारतीय को, सच्चे नागरिक को होनी चाहिए। मगर हमें आपत्ति इस बात पर है कि अगर आप ये कहते हैं कि अजान हो सुबह की, चाहे प्रभात फेरियां हो, चाहे मंदिर में घंटियां बजते हो, चाहे भजन कीर्तन होते हो, ये तो हमेशा से होते आए हैं। और इसके साथ साथ हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन सब अपनी अपनी धार्मिक आस्थाओं के और रीति रिवाजों के हिसाब से सांप्रदायिक सद्भाव के साथ अपने ईश्वर, वाहिगुरु, अल्लाह, परमपिता परमात्मा की आस्था, पूजा, आराधना, प्रार्थना सब करते आए। लेकिन अभी तक कोई ये नहीं चाहता कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचे, किसी की पूजा पद्धति में खलल डाला जाए। लेकिन ये कह देना, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस बहुत पहले से है। ये अलग बात है कि वक्त वक्त पे इसका इस्तेमाल राजनीति के तहत हुआ, इसको स्वीकारने में किसी को कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बहुत पहले से है लाउड स्पीकर को लेकर, चाहे वो मंदिर को लेकर हो, मस्जिद को लेकर हो, गुरुद्वारे को लेकर हो। अनुराग भदौरिया के पास मैं एक बार जाना चाहती हूँ। नहीं, मेरी बात थोड़ी सी पूरी हो जाने। ठीक है, बोल लीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो जिस डेसिबल में बजाया जाना चाहिए लाउड स्पीकर वो बजे, उसके लिए तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये कह देना कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कानून हम अपने हाथ में ले लेंगे और मस्जिदों के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा करेंगे, तो देखिए भक्ति में शक्ति होती है। साधना जी, सरकार उस तरीके से कोई कदम उठाते हुए नजर नहीं आ रही है। आप गुंडागर्दी करेंगे, कानून है कि नहीं है, जाइए कोर्ट। साधना भारती ओवैसी तो ये कहते हैं, साधना भारती ओवैसी कहते हैं कि आप लोग राज ठाकरे से डर गए हैं, सीएम के भाई का कोई नाम नहीं ले रहा है। वो क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो कायर है। जाकर सरकार बना ले तब आगे बात करें। वो तो वोट कटवा पार्टी बनकर भाजपा की बी टीम बनकर काम करते हैं, धर्मनिरपेक्षतावादी वोटों का बंटवारा करते हैं। उनकी बात पे मैं क्या बोलूं? कोई खतरा है क्या महाराष्ट्र की सरकार को? राज ठाकरे से कोई खतरा महसूस हो रहा है क्या, या आने वाले चुनाव को ध्यान में? राज ठाकरे जी आज कहाँ है और कब वो क्यों नहीं आते? जब बालाघाट के अंदर मध्य प्रदेश में एक हिंदू गौरक्षक की हत्या विश्व हिंदू परिषद के गौ तस्कर गुंडे करते हैं, तब राज ठाकरे जी क्यों नहीं चले जाते? बालाघाट महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है। लेकिन अब अयोध्या जाने वाले हैं। वहाँ पर जाए। लेकिन साधना जी अयोध्या जाने वाले हैं। वहाँ जाकर करते हैं साधना जी अयोध्या जाने वाले हैं। हिंदू परिषद वालों को घर पे बुलडोजर चला दिया जाए कहते तो हम भी आते उनके साथ, मैं भी बैठ जाती राज ठाकरे जी के साथ। लेकिन राज ठाकरे जी सिलेक्टिव है, कलेक्टिव नहीं है रीमा जी। सिलेक्टिव बुलडोजर चलेगा। भाजपा के आरोपी चाहे बलात्कार के जिनके संरक्षण भाजपा के बहुत दिलचस्प
पहलू है कि ये जो आरोप आप राज ठाकरे पे लगा रही है, यही शब्द शिवसेना के लिए, लेकिन सहूलियत से राजनीति में सबकी सेटिंग हो जाती है। अभी मैं बात करूंगी आपसे, एक बार अनुराग भदौरिया से बात करना है मुझे। अनुराग जी, उत्तर प्रदेश में इस मसले को लेकर जब हम सब डिबेट कर रहे थे, उस दौरान चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो, आप लोग हो, विपक्षी पार्टी हो, सबने योगी सरकार की सराहना की कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्दपूर्ण माहौल में हजारों की संख्या में लाउड स्पीकर कम कर दिए गए। अब राज ठाकरे भी इसी योगी मॉडल की तारीफ कर रहे हैं, अब आप क्या कहेंगे? देखिए रीमा जी, आपको भी कम से कम 1.5 साल तक सुबह से लेकर शाम तक यही भोपू आपको ही बजाना है। आपकी मजबूरी होगी, सवाल भी आपके वही होंगे जो आज आप पूछ रही हैं, जवाब भी हमारे वही होंगे जो आज दूंगा, कल भी वही दूंगा, फिर आपकी डिबेट इस पे होगी, फिर हजारों डिबेट आप करेंगे इस पे, हजारों डिबेट पे सवाल आपके वही होंगे, जवाब हमारा यही होगा जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा 2024 का। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये तो मतलब आपको भी इसमें दिलचस्पी है ना? चंदौली में आपको भी अभी दिलचस्पी है ना? बोलने तो दीजिए, बोलने नहीं अनुराग जी, आप हर बार, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, आज रिपीट कर रही हूँ, आप बहुत पर्सनल होते हैं। आपको लगता है कि हम अगर पर्सनल इस तरीके से एक दूसरे को कमेंट करें तो अलग से हम बात कर लेंगे, हम ट्विटर पे आ जाएंगे, हम दूसरे जगह आ जाएंगे। राजीव जी कुछ कहना चाहते हैं? आगे में कुछ और कह पाता। देखिए ऐसा है कि अभी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, कमाल की ऐसा है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। क्या है कि ये इलेक्शन से पहले भी जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चल रहा था तो ऐसे ही ये चिल्लाते थे। भाई डिबेट का इश्यू पहले से तय है। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। इस देश में धीरे धीरे करके, जहां तक इलेक्शन की बात है तो यहाँ हर समय इलेक्शन होता है, किसी न किसी प्रदेश में हर समय इलेक्शन हो रहा होता है। अभी यूपी में 14 में हुआ, फिर 17 में हुआ, 19 में हुआ, 22 में हुआ, 24 में होगा। देखिए इलेक्शन का विषय नहीं है, ये बहुत ही लार्जर विषय है और ये केवल भारत में विषय नहीं चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। ये जो आप जा करके अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप में आपको भोपू नहीं मिलेगा। एक दूसरी बात जो है कि और भी जो जैसे कर्नाटक में विषय शुरू हुआ, उसमें भी पूरी दुनिया में विषय चल रहा है। अब ये कहेंगे कि हमारे हिसाब से बात करो। ये योगी जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छा हुआ तो ये केवल 3 नाम ले लेंगे बीच में कि यहाँ, जिसमें एक केस में कन्विक्शन हो चुका है और 2 केस ट्रायल पर है, सब लोग जेल में हैं। आज जो विषय है कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि हमारी पार्टी और एक दूसरी पार्टी ने इस विषय को उठाया है। कोर्ट्स में सारी बातें जा रही है। 2005 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो कहता है कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते, और सब लोग कह रहे हैं कि उसी को इंप्लीमेंट करो। अगर योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया और उसको राज साहब ठाकरे ने अपने स्पीच में कह दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? कल को कोई अच्छा काम समाजवादी पार्टी भी करेगी तो हम लोग भी अप्रिशिएट कर देंगे। अभी तक कोई ऐसा काम हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं कर पाते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो पूछिए। साधना भारती, जिस तरीके से अभी इस डिबेट में ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही है, क्या होगा? आप लोगों का अगला स्टैंड क्या होने जा रहा है? देखिए, क्योंकि देखिए चुनौती तो बढ़ी हुई है, परेशानी तो है। राज ठाकरे ने जिस तरीके से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, मैं पहले भी अपने दर्शकों के सामने दोहरा रही थी कि राज ठाकरे का राजनीति करने का एक अलग पैटर्न है। नहीं, देखिए आदरणीय रीमा जी, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। राज ठाकरे जी की राजनीति कहाँ है? अब वो दोबारा महाराष्ट्र में आना चाहते हैं तो उनको क्या मिला है? उनको मिला है हिंदू मुसलमान धार्मिक उन्मादी। तो मैं तो बार बार कह रही हूँ ना, महाराष्ट्र से लगा हुआ मध्य प्रदेश की जो सीमा है वह बालाघाट जिला है, और उस जिले के अंदर एक लोधी डाली दमाए जो कि एक गौ रक्षक थे, उनकी हत्या विश्व हिंदू परिषद के गौ तस्करों ने इसीलिए कर दी थी क्योंकि उनकी गौ तस्करी के बीच में लोधी डाली दमाए आ गए, और उसके बाद अभी तक कोई डॉली दमाए के हत्यारों के खिलाफ कोई न्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं हुई। मैं फिर से कहती हूँ, क्या लोधी डाली दमाए के हत्यारों के घर पर देखिए वो कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, और अगर चलाएंगे वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करने आए। लेकिन साधना जी, मुझे एक सवाल आपसे ये भी समझना है, चढ़ा दो फांसी पर, साधना जी, हनुमान चालीसा का पाठ करने। साधना जी, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि आप जिस शिवसेना के साथ हैं अभी मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र में, उस शिवसेना की पूरी धाती ही जो राजनीति की रही है वो बाला साहब ठाकरे की, और बाला साहब का भी जो एजेंडा रहा है वो हिंदुत्व रहा है। अब उसी मॉडल पे अगर राज ठाकरे आगे बढ़ रहे हैं तो आप समझिए कि किसको नुकसान होने जा रहा है? देखिए, ये हिंदुत्व की जो बात की जाती है, क्या हिंदुत्व बैर सिखाता है? हमारे महाउपनिषद के अध्याय 4 का 71वां श्लोक है आदरणीय रीमा जी, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात ये मेरा भाई है, ये मेरा नहीं है, छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। जिनका चित्त बड़ा होता है, उदार चित्त वाले लोग के लिए तो पूरी वसुधा, पूरी धरती उनका परिवार है।
प्रवेश कक्ष में भी लिखा है। क्यों लिखा है? ताकि जितने सांसद वहां जाए कानून बनाए तो ये देखे कि आपको कानून बनाना है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, दलित, ब्राह्मण, ठाकुर, लोधी, यादव ये देखकर नहीं बनाना। आपको बनाना है सबको एक रखे, क्योंकि आप सबका प्रतिनिधित्व करते हैं भाई। तो अगर कानून के तहत कोई आनंद जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कानून से बाहर है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए तो कोई मना नहीं कर रहा। आनंद जी की आवश्यकता है। राजा भरत, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और महाराष्ट्र ही नहीं संपूर्ण भारत के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हिंदुत्व है वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर हमारे भारत में हिंदू के साथ साथ अगर कोई मुसलमान भी भारत की अस्मिता के लिए अपनी जान की बाजी लड़ाना चाहता है तो उसकी भी रक्षा, उसकी भी सुरक्षा करने का दायित्व हिंदुत्व का है। यह हिंदुत्व हमारा है। यह आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने हमें सिखाया है, यह आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने हमें सिखाया है। हम उसको आगे लेकर चल रहे हैं। अब अगर कुछ नकली हिंदू, कुछ लेकिन कुछ लोग आप पे सवाल ये उठाते हैं, ये कहते हैं कि जो बाला साहब ठाकरे का एजेंडा था, जो बाला साहब के राजनीति करने का जो तरीका और सलीका रहा है, उससे आप लोग भटक चुके हैं, उससे अलग जा चुके हैं नहीं, और उसी मॉडल को अपनाने जा रहे हैं राज ठाकरे। नहीं, कौन भटका? राज ठाकरे के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो स्पेस खत्म करेंगे। देखिए, फर्स्ट कॉपी ज्यादा देर नहीं चलती है। फर्स्ट कॉपी सिर्फ जेरोक्स होती है, उसका अस्तित्व नहीं होता। लोग ओरिजिनल चीज ही मांगते हैं। तो ओरिजिनल शिवसेना है, उसका हिंदुत्व ओरिजिनल है। अगर कुछ लोग किसी के बहकावे में आकर, किसी के कहने पर अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनको मुबारक, उनकी राजनीति। ये तो आनंद जी जिस तरह से बात करते हैं ना, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने इनको लिख के दे दिया है और इन्होंने रट के बैठ गए हैं। बस यही बोलना है, ना किसी एकदम जैसे घोड़े को नाल लगा देते हैं ना, इस तरह से आनंद जी को लगा हुआ है। बस उतना ही देख रहे हैं जितना इनको दिखाया जा रहा है। पता नहीं कौन वो जेरोक्स कॉपी कह रहे हैं। इनको वो नहीं दिख रहा जो पूरे राष्ट्र देख रहा है। महाराष्ट्र नहीं, पूरे राष्ट्र को दिखाई दे रहा है। पूरे राष्ट्र को ये दिखाई दे रहा है कि शिवसेना का हिंदुत्व नकली हिंदुत्व हो चुका है। उनका हिंदुत्व ऐसा है कि कोई हनुमान चालीसा पढ़ना तो दूर, पढ़ने की बात तक कर देता है तो राजद्रोह का मुकदमा लग जाता है। यही हिंदुत्व है। यही बाला साहब ने सिखाया था कि कोई हनुमान चालीसा पढ़े तो उसको राजद्रोह का मुकदमा करा के जेल में बंद कर दो। ठीक है, मैं आती हूँ एक बार। आप जी अनुराग भदौरिया, एक बार फिर से मैं अपना सवाल वही दोहराऊंगी कि जिस उत्तर प्रदेश में इस वक्त आप मौजूद हैं, उसी उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा कर रहे हैं राज ठाकरे और कह रहे हैं कि योगी मॉडल ही इलाज है। बस मुझे जवाब देने दीजिएगा। विनम्र पूर्वक आपसे निवेदन है कि मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद आपको जो पूछना है मुझसे पूछ लीजिएगा। इत्मीनान से मैं कह रहा था कि अब चूंकि 1.5 साल तक चुनाव, 1.5 साल बचे हुए हैं, 2024 में चुनाव होने। अबे भारतीय जनता पार्टी 1.5 साल तक यही धर्म की राजनीति को बढ़ावा देगी, यही डिबेट शुरू होगी। महंगाई, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं होगी। ये जो बहस चल रही है, बहस का कोई मतलब नहीं है। आप भी अच्छी तरह जानता, मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है तो आपको मंदिर में जगह है, हनुमान मंदिर बना हुआ है। अब हनुमान मंदिर किस लिए बनाए गए हैं? जब मंदिर में हनुमान चालीसा ही नहीं पढ़ी जाएगी, मंदिर में हनुमान जी की पूजा ही नहीं होगी, तो मंदिर का मतलब क्या है भाई? तो ये मंदिर इसीलिए तो बनाए गए ना कि आपको मंदिर है, घर में मंदिर है, पढ़िए आप। लेकिन आप उसका राजनीतिकरण करना चाहेंगे। आप उसका राजनीतिकरण करना चाहेंगे। आप किसी के घर में जबरदस्ती जाके बोलेंगे कि हम यहाँ पढ़ने आएंगे, तो ये आप हम कह रहे हैं प्रभु हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं। आप उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप उनका राजनीतिकरण करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये राज ठाकरे जो अल्टीमेटम दे रहे हैं, देश की जनता बहुत होशियार है। क्या जो ये राज ठाकरे अल्टीमेटम दे रहे हैं 48 घंटे का, तो क्या ये बीजेपी के साथ रह के बीजेपी के मतलब क्या समझे हम इस? देखिए, राज ठाकरे जी कभी तक, अगर राज ठाकरे को जनता की चिंता होती तो महंगाई पे अल्टीमेटम देते। बोलते मैं अल्टीमेटम दे रहा हूं, 120 रुपए डीजल पेट्रोल है, ये 50 रुपए में हो जाना चाहिए, मैं यहाँ धरना प्रदर्शन करूंगा। तब तो जानते कि मर्द वाली बात कर रहे हो। अगर वो बात करते कि यहाँ पे महंगाई बढ़ी हुई है, इसको कम कर दो, तब तो समझ में आता कि बात कर रहे हैं। अगर वो कहते कि यहाँ बेरोजगारी बढ़ी हुई है, इसके ऊपर में अल्टीमेटम देते तो जनता उनके साथ होती। ये अल्टीमेटम पता चल रहा है कि अल्टीमेटम किस बात का अल्टीमेटम दे रहे हैं भाई? महंगाई पे दे नहीं रहे हो, बेरोजगारी पे दे नहीं रहे हो, यहाँ पे जिस तरह का अत्याचार बढ़ा उस पे तो दे नहीं रहे हो आप राजनीतिकरण करना चाहते हो धर्म का। और धर्म के राजनीति आप सोचते हो कि भारतीय जनता पार्टी और ये धर्म की राजनीति चल रही, मैं भी धर्म की राजनीति करने लग जाऊंगा, तो उत्तर प्रदेश और देश की जनता बहुत होशियार है। राज ठाकरे जी को जिस तरह धूल चटाई हुई है, जमीन में पड़े हैं, अभी तक उनकी कोई जगह नहीं है, कहीं भी कहीं कोई जगह है नहीं उनकी, और ना आगे होगी, क्योंकि वो इशू पे राजनीति नहीं करते हैं। वो इशू के साथ अगर राजनीति करें तो लोग उनका सम्मान करें। कभी वो उत्तरी भारत को भगाने लग जाते हैं,
कभी उत्तरी भारत को हम वो हड़काने लग जाते हैं, वो सोचते हैं चले उत्तरी भारत वाला कार्ड चला दें। लेकिन इस देश के अंदर में उत्तर भारत, नॉर्थ भारत, पश्चिम भारत, साउथ भारत, ये नहीं चलेगा। राष्ट्र एक है और राष्ट्र की समस्या एक ही है, महंगाई, बेरोजगारी। उसकी बात करोगे तो राष्ट्र आपको एक्सेप्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। और जहां तक आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल की हालत यह है कि आप योगी मॉडल की तारीफ कर रही हैं, लेकिन देखिए किस तरह का हालत है चंदौली में। क्या हुआ, एक बेटी को घुस के पीट पीट के पुलिस वाले मार डालते हैं। ये मॉडल योगी जी का मॉडल है कि पुलिस पे FIR हो रही है कि आप दबिश के बहाने जाते हो, उस बेटी की हत्या कर देते हो। एक बार नहीं, कई बार हो चुका। तो इस तरह के जो मॉडल को आप बोलोगे, और नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं तो राज ठाकरे के हवाले से कह रही थी। की बात करोगे अनुराग ठाकुर, अनुराग भदौरिया, माफ कीजिएगा। अरे तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और जहां तक मैं ये कह रही थी कि योगी मॉडल का जिक्र राज ठाकरे ने किया, मैंने नहीं किया है। योगी मॉडल का जिक्र राज ठाकरे ने किया और उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर। क्यों हर बात लेती है? मैं यहाँ बता रही थी। अरे मैं बता रही थी, मतलब आप अपने ऊपर, आप डिबेट के समय में आप अपने ऊपर मत लिया करो देवी जी, कृपया। हम लोग डिबेट सारा दिन करते हैं, आप मतलब एक संबोधन होता है, आपके पास आप मतलब आप नहीं कर रही हैं। ठीक है, दोबारा मैं आपके पास आती हूँ। तो मैं अपनी बात कह लूँ, अपनी बात कह लूँ। लाउड स्पीकर की बात कर रहे थे, सवाल का जवाब अब राजीव जी से लाउड स्पीकर की बात है उत्तर प्रदेश के बीजेपी। मैं अपना जवाब, जहां तक लाउड स्पीकर की बात कर रहे थे आप, तो लाउड स्पीकर उत्तर प्रदेश के अंदर में आपने देखा, जब आप कानून की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के लोग बहुत कानून को मानने वाले लोग होते हैं। सबने अपना लाउड स्पीकर उठाया, हिंदू का भी आपने मंदिर से भी हटाया, मस्जिद से हटाया, कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत तब होती है जब अली बजरंगबली करते हो, दिक्कत तब होती है जब शमशान घाट और कब्रिस्तान की राजनीति करते हो। तो क्या ये संभव नहीं है जो पैटर्न यूपी में अपनाया गया, जिस तरीके से आप भी तारीफ कर रहे थे, या मुस्लिम धर्मगुरु जो है वो भी तारीफ कर रहे थे, तो क्या ये महाराष्ट्र के लिए संभव नहीं है, जिस तरीके से यहाँ लाउड स्पीकर हटाए गए? ये चूंकि भारतीय नहीं तो वहां पे हो ये रहा है कि नवनीत राणा जैसे लोग, वो कहते हैं हम किसी घर में जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हम भी विपक्ष में यहाँ पे हैं, हमने तो नहीं बोला कि हम योगी जी के घर के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ऐसी ओछी राजनीति तो नहीं कर सकते ना प्रभु राम के नाम पे। अरे हमें हनुमान चालीसा पढ़ने होगी, हनुमान पाठ करना हुआ, भाव हनुमान मंदिर में पाठ करेंगे, अपने घर में अंदर पाठ करेंगे, कि मैं जाऊंगा योगी जी के दरवाजे पे जाऊंगा कि हनुमान चालीसा पढ़ने जाना। इसके मतलब मैं हनुमान जी का अपमान कर रहा हूं, मैं राजनीति करना चाह रहा हूं। तो वहां महाराष्ट्र में ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये वहां पे लोगों के भले के लिए नहीं सोच रहे हैं, ये अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है और इंपैक्ट देश पे पड़ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है राजीव जी, एक सवाल आपके लिए भी ये उठ रहा है कि जो शिवसेना के जाने से आपके पास स्पेस बचा हुआ है, वो राज ठाकरे के जरिए आप भरना चाहते हैं, ये सच है क्या? पहले देखिए, 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। अभी अनुराग भाई ने एक बात कही कि देश की जनता बहुत समझदार है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। और इसीलिए इनकी हालत जो है यहाँ पर है 14, 17, 19, 22, 24 ऐसे ही चलेगा, क्योंकि देश की जनता तब इनको भारतीय जनता पार्टी को नहीं बोलना चाहिए। अरे हम तो विपक्ष में हैं यहाँ पे, आपके पास कितनी सीटें हैं? अरे हम तो सत्ता में भी रहे, 2012 से 17 सत्ता में रहे, उसके बाद लगातार विपक्ष में। आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आप? एक सीट भी है आपके पास? हम तो महाराष्ट्र में भी 2 सीटों पे जीते हुए हैं, महाराष्ट्र सदन में भी हमारे पास 2 सीटें हैं। आप महाराष्ट्र में भी नहीं हो, ना महाराष्ट्र में हो, ना उत्तर प्रदेश में हो, ना दिल्ली, ना बिहार, लेकिन आए बाएं चिल्लाओगे। आप कहाँ हो? अरे जब आप दूसरों के बारे में बोलते हो तो अपने गरिबान को झांको। एक सीट नहीं है। महिलाओं के बारे में यही सोचते हैं, ग्रीन वायरस महिलाओं के बारे में यही सोचते हैं। तो दिखाओ, विपक्ष में आके तो दिखाओ। कुछ नहीं है, खाली चिल्लाना है, चिल्लाना है, चिल्ला के डिबेट खत्म कर देनी है। दूसरों पे उंगली उठाते हो, अपना जीत नहीं पा रहे हो। चुप रहो। अरे आप जीत के दिखाओ ना। हम तो 125 सीट लेके विपक्ष में बैठे हैं। तुम्हारे पास कितनी सीटें हैं? मैंने इसके पास कितनी सीटें? उत्तर भारत को मारने की बात करते थे, उत्तर भारतीयों को पीटेंगे, उत्तर भारतीयों को पीटने की बात करते हो, शर्म नहीं आती है? नहीं, महाराष्ट्र उत्तर भारतीयों को पीटने की बात करोगे? यही एमएनएस उत्तर भारतीयों को पीटती थी, ये उत्तर भारतीय लोग पीटने वाले हैं तुमसे क्या? महाराष्ट्र में जाएंगे उत्तर भारतीयों को पीटोगे? शर्म नहीं आती है? उत्तर भारतीयों को पीटेंगे ये? अरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश हमारा है। अनुराग भदौरिया, आप उत्तर भारतीय को पीटने की बात नहीं कर सकते। अनुराग जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता से इस वक्त बात कर रहे हैं, डिबेट पे हल्ला मचा रहे हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, अनुराग जी, मैं एक अपडेट कर देती हूं आपको। बात करते हुए डिबेट में बात कर रहे हो अनुराग जी, इस वक्त आप बीजेपी के प्रवक्ता से बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को आंख मत दिखाना, उत्तर प्रदेश के लोगों को पीट दोगे आप महाराष्ट्र में। क्या कहा आप सुने नहीं? प्रदेश के लोगों को पीटेंगे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको सही दिखाया है। पीट देंगे। अनुराग जी, आप मुझे सुन रहे हैं? इस वक्त किसी का रेडी उठाने फेंक देंगे, किसी का ऑटो वाले तोड़ देंगे। ये आप काम करोगे महाराष्ट्र में? ये बीच में डिस्कस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को आप अनुराग जी, ये बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त आपके साथ हैं। राजीव जी, मेरी बात सुनिए। मेरा कहना है, आप बीजेपी के प्रवक्ता से इस वक्त बात कर रहे हैं। किसी ने कहा
कि देश में किसी के दरवाजे पर जाकर के हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। मैं उसका एमएनएस समर्थन से इस करता वक्त वर्गीश सारस्वत मेरे साथ हैं और इस वक्त आपसे जो बात कर रहे हैं वो राजीव जी हैं बीजेपी के। मैं कुछ और कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए जी। मेरा क्या कहना है, ये भी तो शामिल थे जिन्होंने किसी भी व्यक्ति को सरकारी रोड पर नमाज भी मत पढ़ो, हनुमान चालीसा भी मत पढ़ो। कोई भी व्यक्ति की इस देश में ये विषय उठ रहा है ना, इससे 2-3 फायदे हुए हैं। ये जो नॉइज पोल्यूशन का विषय है, चाहे वो किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर, मैं तो नाम भी नहीं ले रहा हूँ मंदिर मस्जिद की, हर रिलीजियस स्ट्रक्चर पर जो इलीगल लाउड स्पीकर है उसको उतारा जाए, उसको उखाड़ के फेंका जाए। एक दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को सरकारी संपत्ति और जमीन पर जो सड़कें हैं उसको जाम करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यही मांग कर रही है देश की जनता, और जो देश की जनता मांग कर रही है उसका जो लोग विरोध कर रहे हैं, जनता उनका इलाज इलेक्शन में कर देगी। जनता उनका इलाज, जैसे अभी आपने देखा है, ये बहुत उछल रहे थे ये उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, ये जो वहां पर एक जो गुंडा तंत्र था समाजवादी पार्टी का, वो इतना उछल रहा था कि हमारी सरकार है नहीं तो हम देख लेंगे। बीजेपी का है, यही हाल बिहार में भी था, अत्याचार कर रहा है, जो बेटियों को घर में घुस के मार रहा है, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे गोरखपुर की घटना हो, जो पुलिस की वर्दी में गुंडागर्दी चल रही है, चंदौली में जिस तरह से बेटी की आपने घुस में पीट के हत्या कर दी, यही है जिससे लखीमपुर में आपने रौंद डाला, रौंद के आप किसानों की हत्याएं हो गई, यही है आपका, यही मॉडल आपका है। सही कह रहे हो, बीच चौराहे पे यहाँ पे हत्याएं हो रही है, यही मॉडल है क्या? इसी मॉडल को मानते हो क्या? कानपुर बिक्रू कांड जिस तरह से वो पुलिस वालों की हत्या हुई, ये मॉडल इस वक्त बहस जारी है, लेकिन बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। आगे बढ़ रही है, वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है, इस पे हम बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं, मेरी बात पूरी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी, राजीव जी मैं आती हूँ आपके पास, बोलना है बता दीजिए। अनुराग जी आप बोलिए। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हम जीत गए हैं। उत्तर प्रदेश में जीतने का मतलब ये नहीं होता है कि आप महंगाई बढ़ा देंगे। उत्तर प्रदेश में जीतने का मतलब नहीं होगा कि बेरोजगारी बढ़ा देंगे। उत्तर प्रदेश में जीतने का मतलब नहीं होता कि मेरठ में सरेआम चाकू से गोद गोद की हत्या की जाएगी। जीतने का मतलब ये नहीं होता है कि आप नहीं आप यहाँ पे कोई पब में जाएगा नोएडा में पीट के मार डालेंगे। जीतने का मतलब ये नहीं होता कि बेटी को आप अगर पुलिस जाएगी वहां पे दबिश डालें तो बेटी को पीट के मार डालेंगे। जीतने का मतलब ये नहीं होता है। महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसके बारे में हमें जाने 48 घंटे का अल्टीमेटम लगेगी, सरकार गुंडागर्दी करने लगेगी, ये जीतने का मतलब है। साधना भारती, इसको जीत के अगर आप खुश होना चाहते हो तो आपको बधाई। आप कुछ कहना मैं आपको बधाई देता हूँ गुंडागर्दी करने पे। अगर आप सोचते हैं कि आदरणीय अनुराग जी, गुंडों के प्रवक्ता करके बोल रहे हैं, जीत मिली है तो आप आदरणीय अनुराग जी मैं अपनी बात रख लेती हूँ। देखिए मैं सीधी बात ये कह रही हूँ, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता ने ये कहा कि सब जगह से उखाड़ कर फेंक दीजिए, हिंदुस्तान में कानून का राज है। मैं एक स्टेटमेंट यहाँ कोट करना चाहती हूँ, चूंकि आप कह रही हैं कि ये जो हो रहा है उसको मतलब गलत हो रहा है, कोई धमकी आके दे रहा है कि हनुमान चालीसा हम यहाँ पे पढ़ेंगे या 48 घंटे में आप लाउड स्पीकर हटा लो, तो वैसे आप लोगों को कह रहे हैं, आप लोगों का मतलब कि आपकी सरकार जो महाराष्ट्र में है, कि आप लोग कायर हैं, आप सीएम के भाई का नाम नहीं ले रहे हैं। नाम लेने में क्यों डर लग रहा है? राज ठाकरे से आप लोग डरते हैं? नहीं, देखिए मैं सीधी बात कहूंगी, पहले मैं भाजपा के जो प्रवक्ता है उनको जवाब देना चाह रही थी। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि हनुमान जी को ये कभी खुश नहीं कर पाएंगे। उसका कारण ये है कि हनुमान जी जिनके परम भक्त हैं, जो मानवता की एकता का प्रतीक, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, उनकी तुलना राम से करने वाले को राज्यसभा भेज देते हैं। और जो माता कौशल्या के सत्यत्व पर प्रश्न उठाते हुए संजय निषाद ये कह देते हैं कि भगवान राम तो दशरथ के पुत्र ही नहीं थे, उनको ये कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं। इनके मंत्री जाकर सीता माता का अस्तित्व नकार देते हैं संसद के अंदर। तो ऐसे व्यक्तियों से भगवान हनुमान जी तो भगवान राम के बारे में एक अपमानजनक शब्द नहीं सुन सकते। अरे इनसे कहाँ कुछ होंगे हनुमान जी? तो इसीलिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपका साधना जी और आप मैं अंतिम में ये साधना जी देखिए, मैं फिर आप कुछ और बात करिए, मैं कुछ और पूछ रही हूँ आपसे। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि ओवैसी ने अब सीधे सीधे ये कहना शुरू कर दिया है। आप देखिए कि अगर आप लाउड स्पीकर को लेकर अगर स्टैंड नहीं ले रहे, आप खुल के ना बोलिए, लेकिन समझ में आता है कि आप नहीं चाहते इस मामले में घुसना, लेकिन अगर ओवैसी कौन है, वो रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं मुस्लिमों की, लेकिन आप अगर यहाँ स्टैंड नहीं ले रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आप राज ठाकरे से डर रहे हैं, आप लोगों को डर लग रहा है। क्यों नहीं? मतलब राज ठाकरे जी नेता ही है ना। हाँ। कोई गुंडे हैं क्या जो उनसे डरा जाए? हाँ। और दूसरी बात ओवैसी जी की बात कर रही हैं। ओवैसी तो कुछ तेलंगाना में अपनी सरकार नहीं बना पाते, जिता नहीं पाते। वह टी राजा लोध भाजपा के इकलौते विधायक, उन्हीं की लोकसभा सीट के जो अंतर्गत विधानसभा आती है उससे जीत के विधायक बनकर आते हैं, उन्हें तो हरा नहीं पाते, यहाँ पर आकर भोंपू बजा रहे हैं। नहीं तो मतलब डर नहीं लगता है ना राज ठाकरे से? साधना भारती डर नहीं लगता है ना?
देखिए हिंदुस्तान में देखिए साधना भारती को डर लगता है। नहीं, आपकी सरकार को, साधना जी को नहीं, कांग्रेस पार्टी को डर लगता है। साधना जी को नहीं, आपकी सरकार को। साधना भारती, अगर राज ठाकरे भी कुछ कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, तो क्या हम बीजेपी माने? बिल्कुल। और कौन, किसको मानेंगे आप? राज ठाकरे जी को अचानक कैसे याद आ गया? और मैं पूछ तो रही हूँ, मोदी डॉली दमाए क्या हत्यारों के? ठीक है, राजीव जी जवाब दीजिए। भाजपा के प्रवक्ता कहाँ सो रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद राज ठाकरे का हर निकालिए स्टेप और आपके ऊपर आरोप, दीजिए जवाब। देखिए, जहां तक राज ठाकरे साहब कर रहे हैं, उनकी अपनी एक पार्टी है, वागीश भाई हमारे बैठे हुए हैं, वो बनसे की बात करेंगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब रजा अकेडमी के गुंडों ने रोहिंग्या के नाम पे जो प्रदर्शन किया और हमारी मराठी बहनों के साथ जो गलत काम हुआ था ये आजाद मैदान में, जब इनकी सरकार थी कांग्रेसी और एनसीपी वालों की, उस दिन भी राज साहब ठाकरे ने एक बड़ा मोर्चा लिया था। मैं नहीं कह रहा हूँ, भाजपा ने भी विरोध प्रदर्शन किया था, उन्होंने भी किया था। देखिए, ये जो विषय है ना, ये बहुत गंभीर है। मेरा एक कहना है, वो तो एक 2005 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को इन्फोर्स कराने की बात कर रहे हैं। और पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो लाउड स्पीकर का इश्यू है, सबसे पहले हमारे माननीय नेता आशीष शेलार जी ने उठाया था, उसके बाद राज साहब ने उठाया, फिर ये देश भर में मुद्दा उठा। और मैं बहुत खुश हूं कि दो बातें एक साथ चले इस मुद्दे में। हनुमान चालीसा किसी के घर के सामने नहीं पढ़ना है, मैं सहमत हूं। मैं नवनीत राणा जी के बाद से मैं समर्थन नहीं करता हूं। इसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को रोड पर, सड़क पर, सरकारी जमीन पर कैप्चर करके ये काम करने का परमिशन नहीं मिलना चाहिए। हाँ, मन की बात हो गई हो तो जन की बात की जाए। देखिए, सीधी बात ये है, देखिए ये सब भाषण देते रहते हैं। आप देखिए बिहार से गायब हो गए, वेस्ट बंगाल से गायब हो गए, आप यूपी से गायब हो गए, मुझे पता है आरएसएस महिलाओं का सम्मान नहीं नॉर्थ करती, ईस्ट से गायब हो गए। अगर यही बदतमीजी लोगों के लिए और जनता के लिए रहेगी तो भारत से गायब हो जाएंगे। अरे भैया, जैसे देखिए अभी ग्रीन वायरस पहले कूद रहे थे, वो इतना इलेक्शन के पहले कूदते थे, हमें धमकी देते थे चैनल पर, हमें धमकी दे देते थे, हमारी सरकार आएगी तुम देख लेंगे। अब जनता ने कहा भाई तुम्हारी सरकार अब कभी नहीं आएगी, तुम जो गुंडों का समर्थन करने वाली जो सरकार हो और पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी का समर्थन नहीं, इस तरीके से नहीं राजीव जी, नहीं चलेगा, राजीव जी प्लीज, अभी नहीं चलेगा, तुष्टिकरण की नीति नहीं चलेगी, किसी को संबोधित नहीं, प्लीज डिबेट में थोड़ा मर्यादा का ख्याल रखें। आनंद दुबे, ठीक है, मैं साधना जी और राजीव जी आप दोनों के पास आती हूँ। मैं बस पहले आनंद दुबे से बात कर लेती हूँ। साधना जी मैं आप ही के पास आऊंगी। आनंद दुबे, ये जो सारे एलिगेशन लग रहे हैं, वो जाहिर सी बात है कि आपकी सरकार है और मुख्यमंत्री का चेहरा उद्धव ठाकरे हैं, तो सवाल आपसे पूछा ही जा रहा है, तो आप दीजिए जवाब। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि राज ठाकरे जी को बहुत ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई सरकार को चेतावनी देगा, सरकार का कोई विरोध करेगा और जिसमें कोई दम नहीं होगा, उनको कानून व्यवस्था के ढंग से पुलिस निपट लेगी। ये आपके माध्यम से स्पष्ट कर। कोई अगर अल्टीमेटम देगा और सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो पुलिस उससे निपट लेगी। इसके लिए हम किसी व्यक्ति के अल्टीमेटम से घबराने और डरने वाले नहीं हैं, पहली बात। लेकिन ओवैसी कहते हैं कि आपको डर लगता है। ओवैसी तो बी टीम है बीजेपी का। हाँ। ओवैसी जो है वो बी टीम है। हाँ। उनको बेचारे को अभी कहीं कोई काम नहीं है, वो भटकती हुई एक आत्मा है। तो उनको हम लोग गंभीरता से नहीं लेते। संजय राउत को क्यों डर लगता है सीएम के भाई का नाम लेने में? नहीं, हम लोग उनको गंभीरता से नहीं लेते ओवैसी को। हाँ। और राज ठाकरे बात की शिवसेना, राज ठाकरे को किसको? अरे बाप रे, उनको तो पहले ही बोला ना। हाँ। मैंने पहले ही बोला कि उन्हें विशेष महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। वो एक अच्छे प्रवचनकारी हैं जिन्हें सुनने के लिए बहुत सारी भीड़ आती है, लेकिन सुनने के बाद सब घर चले जाते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में यदि आपको समर्थन नहीं मिल रहा, वोट नहीं मिल रहे, आपकी सरकार नहीं बन रही, तब मतलब क्या है आपके इस प्रवचन? शिवसेना राज ठाकरे को सीरियस नहीं लेती है, उनको सिर्फ लोग सुनने आते हैं और घर चले जाते हैं, यानी इस बार भी आपका कुछ नहीं होने वाला है और सब कह रहे हैं कि पूरी ये जो राजनीति है वो चुनाव के लिए है। रीमा जी, हाँ, अब थोड़ा सा मैं बोलूं। हाँ, आनंद जी अभी जुम्मा 4 दिन पहले शिवसेना में आए। शिवसेना का अतीत, इतिहास, भविष्य पर्सनल मत होइए वागी जी, पर्सनल। अभी जरा चुप रहिए, मैं बीच में बोला नहीं, अब जरा चुप रहिए। अभी ये बोल रहे हैं कि सरकार राज ठाकरे से डरती नहीं। अरे भैया, अगर राज ठाकरे की बात नहीं माननी होती तो आपने रिव्यू मीटिंग क्यों बुलाई है, गृह मंत्रालय मीटिंग क्यों बुलाई है? ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका इम्प्लीमेंट करने की कोशिश क्यों की जा रही है? आप कर रहे हैं ना, आप बात मान रहे हैं ना,
आप गंभीरता से ले रहे हैं तभी बात मान रहे हैं ना। जो सरकार गंभीरता से ले रही है तो आप भी गंभीरता से लेना सीखिए और मेरी बात सुनिए। मैं आपको बहुत ध्यान से सुनिएगा। पढ़ेंगे पीछे तो फिर ठीक से पढ़ जाएंगे। घूरना बंद करो, आंखों में गड़ जाएंगे। पुराने घर का पलस्तर न समझना हमको, खुरच के देख लो नाखून उखड़ जाएंगे। तो अपने नाखूनों को बचा के रखो। हम बहुत 17 साल मजबूत से ठीक है और बुलंद दीवारें 17 हैं। साल से महाराष्ट्र अपनी जमीन तैयार में करना चाहते हैं, देखिए आप लेकिन जनता ने आपको कभी आप अवसर नहीं जरा दिया। उसका आप कारण जरा है देखिए तो कि सही। आपकी नीति सही नहीं है, आपकी नियति सही नहीं है, जनता अभी आपके पास आपको बता एजेंडा दें कि नहीं है, आपके आने पास वाले विकास वक्त का में मसौदा नहीं आने है, वाले वक्त आपके में पास जनता ब्लूप्रिंट देख नहीं रही है, है। आपके जनता पास सोच आपकी नहीं है, आपके नियत पास बता देगी और सद्भावना आपको नहीं है, नियति पे पहुंचा आपके देगी। पास आनंद जी, विवेक नहीं है, हमारे पास आपके पास सद्भावना है, विचार नहीं इसीलिए है, आनंद दुबे जी हमारे पास किसी भी सद्भावना प्रकार है। की इसीलिए ईद कोई के दिन ऐसी हमने महाआरती नीति नहीं है स्थगित की जिससे है, भारत क्योंकि को कोई आगे माहौल ले न जाया बिगड़े। जाए। हमारे पास आप सद्भावना है, केवल इसलिए हमने ये अयोध्या फैसला किया है। जाकर आप श्री में राम सद्भावना नहीं भगवान है, की शरण आप में में हनुमान जाकर चालीसा की अपने प्रति श्रद्धा भी नहीं राजनीतिक है। एजेंडे को आप साधना चाहते गलत हैं, रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन आप हनुमान दुर्भाग्यपूर्ण चालीसा है पढ़ने वालों को कि गिरफ्तार आपका कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस आप वहां नहीं हिंदुत्व छोड़ है, चुके हैं। क्योंकि हिंदू आपका के वैचारिक हमारे खत्म हो चुका भाइयों है। को मार आपके मार पास कर न पीट दृष्टि पीट है कर न समझती भगाया है। गया था। आप वो महाराष्ट्र को देश की खड्डे में जनता अभी डालने की भूली कोशिश नहीं कर रहे है। हैं। आप यूपी महाराष्ट्र का बिहार विकास के नहीं कर सकते छात्र हैं आपसे क्योंकि आपके नफरत मंत्री करते भ्रष्ट हैं, हैं। आप आपको लगातार मानते नहीं कमीशन की है, बात करते हैं। आपकी बात आपको हर सुनते नगर नहीं पालिका है, से सिर्फ आपके कमीशन देखना नेता है। दो शब्द आप इसके हिंदी में आपको बोलते कमीशन नहीं के है, अलावा कुछ देश नहीं की चीज है। जनता को अपने बात कमीशन बताना कौन नहीं सरकार चाहते है? हैं, तो आपकी उनकी सरकार ठीक है, आप सोच दोनों के कौन पास आती हूँ सरकार मैं। है? संकुचित आपकी है, सरकार भ्रष्ट संकुचित सरकार है। सोच के नेता इस को देश तरीके से से एक्सेप्ट नहीं नहीं बात करेगा। हो पाएगी। यह देश एक तय हो चुका है। रीमा अनुराग जी, भदौरिया, प्रधानमंत्री के सुझाव ठीक है। के बावजूद रीमा जी, प्रधानमंत्री जी इस के देश सुझाव में के बड़े बावजूद हृदय का नेता आपकी चाहिए। सरकार वर्गीश जी, एक बड़े बार हृदय का एक एक नेता करके प्लीज दोनों, आनंद दुबे और वर्गीश शाश्वत प्लीज एक एक करके। आपकी सरकार के मुख्यमंत्री हाँ। पिछले 2.5 साल में 5 बार भी मंत्रालय में नहीं गए। आपकी सरकार ढकोसला सरकार है। आपकी सरकार लेकिन झूठी कोरोना के सरकार है। समय आपकी सबसे सरकार बेस्ट के पास मुख्यमंत्री का करने अवार्ड आपकी हमारे सरकार कुछ मुख्यमंत्री नहीं ने कर लिया। लिया। जिस प्रकार आप किसी से मैनेजमेंट स्पॉन्सर उन्होंने करते किया, हैं और सुप्रीम नंबर कोर्ट से 1 का लेके मुख्यमंत्री पीएमओ बन तक जाते हैं। और आप WHO तक स्पॉन्सर उनकी करते हैं सराहना किसी को करते हैं। और कैसे झूठा करते मोटा हैं? क्या सर्टिफिकेट जरूरी लेके है कि जगह नंबर जगह 1 उड़ का के पहुंचा जाए? वर्क मुख्यमंत्री फ्रॉम होम आपके को मुख्यमंत्री पब्लिसिटी करते और क्या वर्क है? फ्रॉम होम जो को बढ़ावा देने वाले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के आने के अनुसरण बाद को अगर कोई उसके करता है तो कार्यक्रम में चुप रह शामिल ना क्या हो है? सके, अगर एक उनके जगह से स्वास्थ्य बैठ के के भी कारण पूरे बता करके राज्य वो को घर में नियंत्रित किया जा सकता है, आराम तो उसके करते लिए हैं। बहुत ज्यादा ऐसे दौड़ने की मुख्यमंत्री को आवश्यकता क्या नहीं होती कहेंगे? है। ये कोई नंबर तर्क 1 नहीं हुआ। मुख्यमंत्री, कार्यकुशल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उद्धव जी बिल्कुल मुख्यमंत्री के लिए अनफिट है। उनको तो कभी इस्तीफा कभी देना चाहिए। उद्धव ठाकरे दिल की बातें जुबां तो पर आ अपने जाती एनसीपी हैं। के एक भ्रष्ट मंत्री को कभी कभी एक भ्रष्ट दिल की मंत्री को जो बातें ठीक है, जेल आप में दोनों का है, रुख करती हूँ। मैं अनुराग उसका भदौरिया, मैं इस्तीफा आपके पास और आना चाहती हूँ। यूपी के साथ अनुराग जी, ये सब कुछ जो चल रहा है, अनुराग कुश्ती, सियासी अनुराग कुश्ती, और आप जो कह रहे हैं वो तो सच्चाई है ही है कि सब अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं, सब सियासत कर रहे हैं, सब राजनीति कर रहे हैं। लेकिन राज ठाकरे अचानक से अगर अयोध्या जाने की प्लानिंग करते हैं, सरकार को अल्टीमेटम देते हैं, और ऐसा दावा किया जा रहा है कि सरकार को अल्टीमेटम देने के बाद गृह मंत्री के नेतृत्व में बैठक भी होनी है, तो ये सियासत किस तरीके से आगे बढ़ रही है? देखिए, वो अयोध्या जाएं, काशी जाएं, मथुरा जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन राज ठाकरे कान खोल के सुन लें, उत्तर भारतीयों को आंख ना दिखाएं कि वहाँ उत्तर भारतीय जो रहते हैं उनकी रेहड़ी वाले बेचारे रेहड़ी लगाते हैं, उनको पीट कहा देते जा रहा है हैं, कि वो दाग भी उनका धोना है घर राज तोड़ ठाकरे देते को, हैं, इसके उनकी लिए भी वो सब्जी फेंक ज्यादा देते मूव हैं। करना चाहते हैं। सुन लीजिए ना, हाँ। अब मेरी बात सुन लीजिए। उत्तर भारतीयों को पीटने का काम ना करें। कम से कम जितना अधिकार महाराष्ट्र पे उनका है, उतना अधिकार हम उत्तर भारतीयों का भी है। ये हिंदुस्तान सबका है। तो उनकी राजनीति के बारे में मत बात कीजिए। वो डिस्ट्रक्टिव राजनीति करने वाले लोग हैं, उत्तर भारत को आंख दिखाते हैं। अगर उत्तर भारत ने कहीं आंख दिखा दी तो क्या होगा? लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं, क्योंकि हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। इसलिए राज ठाकरे को याद रखना चाहिए कि जिंदगी में कभी भी उत्तर भारतीयों का आंख ना दिखाएं और ना उनको पीटने की कोशिश करें। महाराष्ट्र में लगातार जो उनके लोग पीटते रहते हैं और पीट के उनका सामान नुकसान अच्छा, करते हैं। आपको मैंने क्या लगता कितनी है? बार पटरी पे बेचारे लेटे उनका टेम्पो हाँ, तोड़ देते ये हैं। सबने देखा है। आप चूंकि राज ठाकरे के पास कोई राजनीति नहीं बची है, राज ठाकरे ने हर तरह की राजनीति कर ली। उत्तर भारतीयों को गाली देके पीटने वाली राजनीति कर ली कि शायद मराठी खुश हो जाएं, लेकिन वो भूल गए कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे डिवाइड एंड रूल से लेकिन आपको ऐसा लगता है क्या, अनुराग जी, आपको ऐसा लगता है कि शिवसेना और कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे को हवा देना चाहती है? वरना अगर वो चाह दे सरकार में है तो मुद्दा शांत हो जाएगा। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। राज ठाकरे, अगर आप राज ठाकरे की बात करें तो राज ठाकरे दिशा विहीन व्यक्ति हैं। उनके पास पॉलिटिकल विजन है नहीं। कभी उत्तर भारतीय को पीटने की राजनीति करना चाहते हैं, अब वो धर्म की राजनीति सोच रहे हैं, शायद इससे हमारा कोई रास्ता निकलेगा। रास्ता सेवा भाव से निकलता है।
आप राजनीति में फायदा लेने आए, इसलिए आपका रास्ता कभी नहीं निकल सकता। अगर आप जनता की मदद के लिए आप संघर्ष करोगे, पहले आप जनता की मदद के लिए संघर्ष करो। कैसे जनता परेशान है, जनता की मूल समस्याओं को उठाओ, वो आप उठा नहीं पाते हो। आप बीच बीच में आते हो, वो क्या ना बबुल की तरह बीच बीच में आके। जी अनुराग जी, मेरा सवाल दरअसल ये है कि अगर वहां पे शिवसेना और गठबंधन कांग्रेस का अगर ये चाहते तो ये मामला शांत हो सकता था। कई मुद्दे इस तरीके से उछलते हैं और शांत हो जाते हैं, लेकिन क्या ये दोनों भी चाहते हैं कि ये मुद्दा हावी हो, ये मुद्दा आगे बढ़े? देखिए, इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये मुद्दा चाहती है, हाँ, कि जाति धर्म की राजनीति यहाँ पनपती रहे। वो जाति धर्म के मुद्दे को हवा देना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भूल गई है कि अति हो रही है। ये देश की जनता बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेगी। उसको वो अपने टारगेट पे, उसे पता है कि आप उससे बहलाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम जीत गए उत्तर प्रदेश में, इसलिए वो यहाँ क्राइम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ महंगाई बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम चुनाव जीत गए। बेरोजगारी बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि चुनाव जीत गए। चुनाव जीतना अगर आपका पैमाना है तो यही जनता आपको चुनाव हरा भी देगी, क्योंकि जनता को आपने सपने दिखाए थे कि हम आएंगे तो जनता का रोजगार की बात करेंगे, महंगाई कम करने की बात करेंगे, लेकिन आप जाति धर्म की राजनीति में उलझा रहे हो, इसलिए जनता आपकी बहुत दिन तक उलझेगी नहीं। आपको आईना दिखा देगी और आपको बता देगी, जैसा कि बताया, जो राम को गाली देने वाले हैं, राम को रम में बताने वाले हैं, जो कौशल्या माँ को गाली देने वाले हैं, उनको आप कैबिनेट मंत्री बनाते हो, तो आपसे हनुमान भी खुश नहीं है, प्रभु राम भी खुश नहीं है। हनुमान जी किसी दिन, हम तो चिंता इस बात की है, हनुमान जी गदा, किसी दिन गुस्सा आ गई और गदा लेके निकल पड़े तो प्रभु आपको हनुमान जी खुद ही नहीं बख्शेंगे, गदा में उनके इतना दम है। और कहीं भगवान जी को याद आ गया कि आप रम में बता रहे हो, तीर अपना तान दिया, तो कहां भारतीय जनता पार्टी जाएगी? तीर की ताकत आप जानते हैं। मैं आती हूँ राजीव जी आपके पास, लेकिन आनंद दुबे से एक बार समझते हैं। आनंद दुबे, आपको नहीं लगता पूरी शिवसेना पार्टी को या सरकार को कि एक पिच तैयार हो रहा है, और जिस योगी मॉडल या उत्तर प्रदेश या इस तरीके के राज्यों को गिनाया जा रहा है जहां जहां पे हिंदुत्व की राजनीति ज्यादा हावी रही है, क्या उन राज्यों में यही मॉडल लागू करने की कोशिश यहाँ बीजेपी की तरफ से हो रही है और आप उसके पिच पे आ गए हैं? देखिए, बीजेपी और राज ठाकरे के पिच पे आप भी आ गए हैं, ट्रैप हो गए। ऐसा है कि नहीं, ऐसा है कि ये सब जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। हम क्या कहते हैं कि जब 2005 का कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 2014 में आपकी सरकार आई पूर्ण बहुमत की, 8 साल करीब हो गए, और बहुत सारे राज्यों में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं। आपने भाई क्यों लागू नहीं किया? वाई? आप क्यों 2022 का इंतजार कर रहे थे कि राज ठाकरे नाम के नेता आएंगे, उनका तो जो एजेंडा है या उनकी जो बातें, वो तो सबको मालूम है, लेकिन आपके तरफ से जो हो रहा है, आप लोगों का जो स्टैंड है, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या शिवसेना इस पूरे मुद्दे में ट्रैप हो चुकी है? आप करती हैं, शिवसेना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने जा रही है, जो कि पूरे भारत में हो रहा है, वही शिवसेना कर रही है। उससे हमारी कानून और व्यवस्था की जो एक मजबूती और उसकी साख बढ़ेगी कि भाई महाराष्ट्र ने बहुत नियम कानून से लागू किया है, और हमारे महाराष्ट्र में लोग पढ़े लिखे हैं, लोग सुलझे हुए हैं। हमारे यहाँ जैसे यूपी में वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए भोंगे हटाने या वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ लोग नियम कानून को समझते हैं, पुलिस की बात सुनते हैं और पुलिस के हमेशा संपर्क में रहते हैं। अभी तो अनुराग भदौरिया कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के लोग बहुत समझदार हैं। जी राजीव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा कहना है कि इस विषय को सॉल्व किया जा सकता है जिस तरह से योगी जी ने जो रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स कर दिया, यही काम अगर कर ले शिवसेना की सरकार तो और कांग्रेस की सरकार, तो ये विषय खत्म हो सकता है। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ कि जो पहली बात है कि नवनीत राणा जी ने जो किया उसका समर्थन और विरोध हो सकता है, लेकिन ये सरकार इतनी घबराई हुई है, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की सरकार, कि उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा कर दिया। आज एक बात बताइए, आप उनके कहने से वो गए भी नहीं थे वहां, तो आपने उनको बुक कर दिया, और महाराष्ट्र की जनता ये सब देख रही है, खुली आंखों से सब देख रही है। और कहे पहले पुराने जमाने में कैसेट होता था जो घिस जाता था, तो वैसे कुछ लोग हैं वो घिसे हुए कैसेट है, वो 4 ही लाइन जानते हैं, वो 2-3 जगह के इंसिडेंट का नाम लेंगे, 24 करोड़ की आबादी के बारे में, फिर वो इन्फ्लेशन की बात करेंगे। अरे पूरी दुनिया को पता है कि 2 साल का पेंडेमिक था, रसिया यूक्रेन वार हो रहा है, 84 रुपए डॉलर पर बैरल था, $84 पर बैरल,
वो $105 पर बैरल है, लेकिन वो सब विषय आज है नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनका मैं जवाब देना फंस चाहूंगी। जाता है, ठीक है, वो फंसते उनका कुछ है नहीं। देखिए उनका क्या है ना, उन्होंने चमचागिरी की है अपने किसी एक आदमी की, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी नाम पर उनके पास कुछ नहीं है। आइडियोलॉजी नाम पे तो सुनना है, बताइए ना, नहीं कि सुन ले, समझते हमारे यहाँ सुनना पड़ता है, वो ऐसे लोग हैं। बिल्कुल नहीं नहीं, आप कैसे लोग हैं मैं आपको बता देती हूँ, आप कैसे लोग हैं। आप ऐसे तो लोग मेरा बात नहीं, मत मैं कीजिए। आपकी बात, साधना बहन, मैं नहीं आपके नहीं, बारे आप में आपके सोच बारे बोल में ही नहीं सुन लिया सकता। भाई मैं तो साहब। अनुराग जी को आदरणीय, कह मैंने करके कह आपका रहा पूरा था, वक्तव्य सुना। आपके बारे में तो अब मैं आप सोचने कृपया में सक्षम ही मेरी नहीं। बात सुन मेरी लीजिए। बात तो कंप्लीट हो मैंने जाने दो पूरी बात बहन, सुन ली आपकी। साधना आपने बहन जी, मेरी जितने- बात तो कंप्लीट साधना हो जी जाने दो एक प्लीज। बार उनको कंप्लीट सुन मेरी लेते बात हैं, तो फिर मैं कंप्लीट आप हो ही के जाने पास दो। आती ठीक है। हूँ। मैं महाराष्ट्र का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ, महाराष्ट्र का विषय है, मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने दो। मैं क्या कह रहा हूँ महाराष्ट्र पर तो बात कि ही नहीं की महाराष्ट्र आपने, में ऑफिशियल आज जो स्पोक्सपर्सन है तो सरकार आप। है, ये 3 पैरों पर जो चलने वाली सरकार है, वो इतनी भयभीत है। एक बात बताइए, राज साहब ठाकरे के पास कितने एमएलए और कॉर्पोरेटर हैं? लेकिन कल उनका एक स्पीच हुआ था, वो लाइव चल रहा था हर जगह। देखिए, अगर आप विषय उठाएंगे जो जनता को समझ में आएगा तो जनता साथ में जाती है। और मैं एक बात और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी और मनसे का कोई अलायंस नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन कोई अगर सही बात उठाएगा तो लोग उसकी बात करेंगे। आप मुंबई में लोगों अच्छा, को आने वाले दिनों में राजीव जी ऐसा संभव है क्या? मुझे 1 मिनट दीजिए प्लीज रीमा। मेरा ये मानना है, हमारा पार्टी में साधना जी मैं आम कार्यकर्ता हूँ, हाँ हमारे बस में ये सब नहीं होता है कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन एक बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने और राज साहब ठाकरे ने जो विषय उठाया मनसे ने, वो जनता के बीच में रिजोनेट कर रहा है और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और मैं साधना जी जो भदौरिया जी है, देखिए वो पढ़े होंगे, देश में 1,68,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, बिजनेस के नहीं होता है। ये गुड्स एंड देखिए, सर्विस मैं टैक्स सीधी है, बात ये ये कह गुड्स रही हूँ, प्रोड्यूस हुआ, सर्विस बड़ी बिका। जिम्मेदारी के तो साथ ऐसे लोगों को ले कि राज्य सरकार, जो प्रत्येक राज्य सरकार है, उनका राजीव जी, अब साधना जी को सुनते हैं। जी, मैं बतौर राष्ट्रीय प्रवक्ता ये बात जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि राज्य सरकारों का धर्म और कर्तव्य है कि वो कानून का पालन करें और कराएं। और दूसरी बात ये कि हर जगह कानून का पालन होना चाहिए। अब ये महाराष्ट्र के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जी भाजपा के बता रहे हैं कि और राज ठाकरे जी ने भी कह दिया, इनकी और उनकी बात है कि योगी जी ने बड़ा अच्छा शासन दिया। तो क्या रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है कि आप पत्रकारों को योगी पुलिस पूर्णतः नग्न करके और उनका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल करेगी, ये रूल ऑफ लॉ है? चंदौली के अंदर एक घर में घुस के एक बेटी की हत्या कर दी जाएगी पीट पीट के, रूल ऑफ लॉ है? बदायूं के अंदर एक मंदिर में पुजारी एक महिला का बलात्कार करके उसे बेमौत मार देगा, 40 दिन तक आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, रूल ऑफ लॉ है? बालाघाट के अंदर भी यही चल रहा है, मामा पुलिस वही करती है, योगी पुलिस वही करती है। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, कानून का दायरा क्या है? और दूसरी बात कि राज ठाकरे से ना कोई डर रहे हैं हम, राज ठाकरे जी की बात पर काम नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है। लेकिन एमएनएस की तरफ से ये कहा जा रहा है, एमएनएस के तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो कल एक बैठक कर रही हैं गृह मंत्री के नेतृत्व में, वो राज ठाकरे से डर के हो रहा है। और आप आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कहा है ना आदरणीय रीमा जी, हम उनका पालन कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। कोई हम देखिए, हम ये चाहते हैं कि ईद का माहौल, चाहे दिवाली हो, ईद हो, होली हो, हिंदुस्तान में हर त्योहार बड़े प्यार से मनाया जाता है, इस पर अराजकता का माहौल ना बने। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम ये चाहते हैं कि कोई भी, देखिए हाथ में कानून कौन लेता है, गुंडा राज फैलाने वाला। तो इसीलिए हम किसी भी गॉडसेवादी गुंडे को अराजकता नहीं फैलाने देंगे। अराजकता को एजेंडा मत बनाइए, बुनियादी मुद्दों से पीछे भागने के लिए आप ये हिंदू मुसलमान, अली बजरंग बली, अजान, शमशान, कब्रिस्तान, हिजाब, किताब, ये सब मत कीजिए, बुनियादी मुद्दों पे बात कीजिए। और ये जो पेट्रोल डीजल 27 लाख करोड़ रुपए दबा के बैठी है ये सरकार, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती है तो कौन सी बढ़ाती है? बेसिक तो नहीं बढ़ाते, एडिशनल और स्पेशल बढ़ाते हैं। तो बेसिक साझा करनी पड़ती है, राज्यों से इसलिए नहीं बढ़ाते। 26,500 करोड़ महाराष्ट्र सरकार का बकाया कर दीजिए पूरा, राज्य सरकारों का 78,000 करोड़ रुपए का कर्ज पूरा कर दीजिए, उसके बाद वैट कम करने की बात कीजिएगा। सारस्वत जी के पास मैं आती हूँ। सारस्वत जी, 56 पैसे लगता था, राज ठाकरे, एमएनएस, पूरी पार्टी यही तो चाहती थी कि जो सियासत में हाशिए पे जा चुके हैं या लोग उनको धीरे धीरे भूलने लगे हैं, तो अब इस तरीके से याद करें। अब देखिए, सरकार भी नोटिस कर रही है, सरकार भी, जैसा कि आपने भी कहा कि हमारे कहने के बाद ही, हमारे अल्टीमेटम के बाद ही आनन फानन में मीटिंग की जा रही है, उसके बाद पब्लिक भी नोटिस करना शुरू कीजिए। मतलब आप अपने एजेंडे में सफल रहे हैं। निश्चित तौर से राज ठाकरे जी का जो एजेंडा रहता है वो हमेशा सफलता की दिशा में लेके जाता है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि ये जो लाउड स्पीकर का मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ सामाजिक मुद्दा है।
लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, ये सब इसको धार्मिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इनको हर चीज में हिंदू और मुसलमान दिखाई देता है। हम हिंदू और मुसलमान नहीं देखते, इसीलिए कल अक्षय, अरे जरा सुनिए भाई, मुझे भी बात करने दीजिए। आप कितना चिल्लाएंगे? चुप रहिए जरा, आप बदतमीजी मत कीजिए, चुप रहिए। अभी बहुत बदतमीजी कर चुके हैं आप, बहुत चिल्ला के आप कोई महान साबित नहीं हो जाएंगे। साधना जी, एक बार आप सबसे ज्यादा कम्युनल हैं, एक बार सुन लेते हैं। साधना जी, आप सबसे ज्यादा कम्युनल हैं। आप क्या सोचती है, चिल्ला के किसी की आवाज बंद कर सकती है? साधना जी, एक बार सुन लेते हैं, उनको कंप्लीट सुन लेते हैं, उसके बाद में आपके पास आएंगे। आप बेकार की बातें मत कीजिए, आप चिल्लाना बंद कीजिए। आप अपनी सोनिया जी को समझाइए, आप अपनी सरकार को समझाइए कि इम्प्लीमेंट करें। आप चिल्लाते रहिए, सरकार आपको, आपकी सरकार उतर जाएगी। जनता आपकी चिल्लाहट को और झल्लाहट समझ रही है। आप झल्ला चुके हैं, आप खिसियानी बिल्ली। किया हुआ है, चुनावी चाहिए, वोटों की राजनीति करनी है, राजनीतिक रोटियां सेकनी है आपको। बिल्ली है, खंबा नोच रही है। वो क्या हिंदू का बेटा सिर्फ नहीं खिसियानी बिल्ली जो है। निकाली दबा है, साधना उसकी हत्या इज इक्वल क्यों टू हुई? खिसियानी कौन अच्छा बिल्ली, करेगा तो आप उसकी खंबा हत्या नोच रही करवाएंगे। है। विश्व हिंदू कांग्रेस परिषद इज इक्वल के टू बहुत खिसियानी तस्कर बिल्ली, हत्या कर देंगे। खंबा और नोच हम रही सबसे है। पहले देखते सुप्रीम रहेंगे। कोर्ट का और आदेश का आपके पालन नहीं कर रही है। मुंबई में जाकर खिसियानी भाषण बिल्ली को देते खंबा रहेंगे। नोच रही और है, हनुमान क्योंकि चालीसा उसे का दूध कहीं मिल नहीं रहा है, उसका काम हो नहीं रहा है। खंबा नोचते रहिए, हम तो मुद्दा उठाएंगे, मुद्दे पे बात हम तो कीजिए, काम एक-एक कराएंगे, करके आप मुद्दे पे डरेंगे, बात कीजिए। झुकेंगे, नहीं, आप मैं बार पूछती हूँ, बात क्या मानेंगे। लोग निकाली दबा राज हिंदू का ठाकरे बेटा जी ने अगर ये हिंदुत्व मुद्दे की करते बात तो उठाई बात है, हो जाता कानून की हिंदुत्व बात उठाई में है, पर। सुप्रीम कोर्ट की बात उठाई है, उसका पालन करना आपकी मजबूरी है, आपको करना पड़ेगा। राजीव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, सरकार ने कर दिया है, आपको भी करना ठीक है, पड़ेगा। आप दोनों के पास आप आती हूँ। कितनी भी चिल्लाइए, खिसियानी बिल्ली जी, आती हूँ आपको करना मैं आपके पड़ेगा। पास, शाश्वत जी आपके पास भी आती हूँ। राजीव जी, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि क्या ये सब कुछ जो हो रहा है वो चुनाव की तैयारी है? नहीं, देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि चुनाव तो भारत में कहीं ना नहीं, कहीं क्योंकि ये किसी न हम किसी सिर्फ प्रकार सवाल नहीं से पूछ होता रहे है। हैं, ये आम नहीं, पब्लिक के भी जहन में है कि चुनाव देखिए, आने से पहले ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, देखिए, ये जब 22 में चुनाव होने वाला था 5 प्रदेशों में, तो सबने कहा कि ये इसके कारण से हो रहा है। अब ये तो चुनाव खत्म हो गया। देखिए, ये सामाजिक मुद्दे हैं और ये आगे तरफ बढ़ेगा समाज। आप जबरदस्ती किसी के स्पेस को ऑक्युपाई नहीं कर सकते, जबरदस्ती किसी को परेशान नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि ये कोई रिलीजियस मुद्दा नहीं है, पॉलिटिकल तो बिल्कुल नहीं है, ये सोशल इशू है। ये बीच में कौन बोल, अपमानित किया जा रहा है? बीच में क्यों बोल रहे हैं? बताइए, क्यों बोले बीच में? क्यों मैं कर जब रहे बोल हैं रहे थे मैंने एक शब्द नहीं कहा। साधना जी, देखिए, आप सुन लेते हैं, उनको सुन लेते पहले। आप खूब बोलिए, आप इतना बोलिए हिंदू के बेटे थे कि कि नहीं आप थे, ये बता दो, धीरे अच्छा धीरे बता दो। 10-12 प्रदेश नहीं तो में फिर जीरो पर आ परिषद गए के हैं बहुत तस्कर गुंडों पर और कार्रवाई प्रियंका करेंगे आप। जी इसको सभी प्रदेशों में जीरो पर ले जाएंगे। और राहुल गांधी जी तो वैसे ही नानी गान गए हुए हैं, कानों में तेल तो उनका डालकर कोई सुनिए लेना ना क्या देना नहीं है। करेंगे। मेरी बात सुन विश्व लीजिए, हिंदू पूरी होने दीजिए। परिषद साधना जी, के गौ मैं तस्कर आपसे एक गुंडे, बार बीच में नहीं विश्व बोला, हिंदू रिक्वेस्ट कर परिषद रहा के हूँ गौ आपसे। तस्कर गुंडे, हत्यारे, मेरी क्या बात सुनिए, कार्रवाई सुनिए। करेंगे? विश्व हिंदू परिषद में गौ तस्कर गुंडे हैं, गौ रक्षा के नाम अच्छा पर सुनिए गौ ना, तस्करी गौ कराते हैं। तस्कर पर उनकी नहीं अगर चल रहा कोई है, सामने आता है जो तो भी उसकी गलत, हत्या जो आप भी गौ लीगल तस्कर काम गुंडे करेगा करते उसके हैं। खिलाफ कार्रवाई फास्ट होगी। ट्रैक ठीक है। कोर्ट में और आप चलेगा कि निश्चिंत नहीं रहिए। होगा? समय की कमी और है, बंदे ये पर बड़ा अन्याय मुद्दा करेंगे होते कि जा रहे हैं। 48 घंटे का अल्टीमेटम है, तो आने वाले वक्त में हम आपको अपडेट भी करेंगे, लेकिन फिलहाल देश नहीं झुकने देंगे। मैं इतना ही